14.1 परिचय। हमारे दैनिक जीवन में तर्कसंगता, कार्य और संगठन का महत्व आधुनिक समाज में गहराई से समाया हुआ है। शास्त्रीय समाजशास्त्री कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर और एमिल दुर्खीम ने अपने लेखन में इन अवधारणाओं की खोज की, जिसका उद्देश्य पूंजीवाद की संरचना और न्यायपूर्ण और निष्पक्ष सामाजिक व्यवस्था पर इसके प्रभाव का विश्लेषण करना था। उन्होंने इन विचारों को विभिन्न दृष्टिकोणों से देखा, जबकि संगठन सिद्धांत और संगठनों का समाजशास्त्र इस बात का गहन विश्लेषण प्रस्तुत करता है कि संगठन कैसे कार्य करते हैं। 14.2 तर्कसंगता। वेबर के अनुसार आधुनिक दुनिया में देवताओं को त्याग दिया गया है और मानवता ने उस चीज को तर्कसंगत और गणना योग्य बना दिया है जो संयोग, भावना, जुनून, प्रतिबद्धता, व्यक्तिगत अपील, भय, अनुग्रह और करिश्माई नायकों की नैतिकता से नियंत्रित होती थी। वेबर ने विभिन्न संस्थागत क्षेत्रों में इस बदलाव का दस्तावेजीकरण किया। धर्म के समाजशास्त्र में उन्होंने जांच की कि कैसे क्रमिक धार्मिक जीवन की तर्कसंगता ने दिव्य से संबंधित मूल्य आधारित प्रणाली के साथ जादुई प्रथाओं को विस्थापित कर दिया। पैगंबरों ने अपनी करिश्माई अपीलों से परंपरा में निहित पुरोहिती शक्तियों को चुनौती दी, जिससे पुस्तक धर्म का उदय हुआ और धार्मिक क्षेत्र का अंतिम तर्कसंगतीकरण हुआ, जिसकी परिणति प्रोटेस्टेंट नैतिकता में हुई। वेबर ने कानून के विकास का भी पता लगाया। बुद्धिमान नेताओं द्वारा न्याय के व्यक्तिगत वितरण से आधुनिक दुनिया के संहिताबद्ध, तर्कसंगत और अवैयक्तिक न्याय में परिवर्तन का अवलोकन किया। राजनीतिक प्राधिकार के संदर्भ में उन्होंने वंशानुगत करिश्मा वाले राजाओं से लेकर तर्कसंगत, कानूनबद्ध राष्ट्र प्रमुखों तक के विकास का पता लगाया। यहाँ तक कि संगीत जैसे निजी क्षेत्र में भी वेबर ने तर्क दिया कि पश्चिमी समाज की तर्कसंगत प्रवृत्ति स्पष्ट थी। उन्होंने आधुनिक संगीत के सुव्यवस्थित पैमाने और संक्षिप्त नोटेशन और सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा में सख्त समन्वय की तुलना एशिया या गैरसाक्षर जनजातियों में संगीत प्रणालियों की सहजता और आविष्कारशीलता से की। धर्मनिरपेक्ष बुद्धिवाद का प्रसार। यूरोपीय विकास की विशिष्ट विशेषताओं में से एक राज्य का विशिष्ट स्वरूप और तर्कसंगत कानून की उपस्थिति थी। वेबर यूरोप के सामाजिक और आर्थिक विकास को आकार देने में, विशेषकर आधुनिक राज्य के उदय में, रोमन कानून की विरासत के महत्व पर जोर देते हैं। वेबर के अनुसार पूर्ण राज्य का उदय और फ्रांसीसी क्रांति जैसी घटनाएं न्यायिक तर्कवाद के बिना अकल्पनीय होंगी। हालांकि इसके और तर्कसंगत पूंजीवाद के विकास के बीच संबंध सीधा नहीं था। जबकि आधुनिक पूंजीवाद शुरू में इंग्लैंड में उभरा, देश अन्य महाद्वीपीय देशों की तुलना में रोमन कानून से कम प्रभावित था। एक तर्कसंगत कानूनी प्रणाली का अस्तित्व आधुनिक राज्य के गठन के लिए प्रभावों की जटिल परस्पर क्रिया में सिर्फ एक कारक था। वेतनभोगी अधिकारियों द्वारा संचालित और नागरिकता की अवधारणा पर आधारित पेशेवर प्रशासन की विशेषता वाले आधुनिक राज्य की ओर रुझान केवल आर्थिक युक्तिकरण का परिणाम नहीं था। यह कुछ हद तक उससे पहले था। बहरहाल, पूंजीवादी आर्थिक व्यवस्था का विकास और राज्य का विस्तार आपस में घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के विकास के साथ साथ रिश्तेदारी इकाइयों जैसे स्थानीय समूहों के प्रभाव में समवर्ती गिरावट, जो अनुबंधों को विनियमित करते थे, ने एक सार्वभौमिकतावादी संस्था द्वारा सभी वैध जबरदस्त शक्ति के एकाधिकार और विनियमन में योगदान दिया। आधुनिक पूंजीवादी उद्यम। वेबर के अनुसार आधुनिक पूंजीवादी उद्यम का एक प्रमुख पहलू पैसे का उपयोग करके तर्कसंगत तरीके से लाभ और हानि की गणना करने की क्षमता है। आधुनिक पूंजीवाद के कामकाज के लिए पूंजी लेखांकन महत्वपूर्ण है। वेबर का मानना है कि तर्कसंगत बहीखाता एक मौलिक अभिव्यक्ति है जो आधुनिक पूंजीवादी उत्पादन को पूंजीवादी गतिविधियों के पुराने रूपों जैसे सूदखोरी या साहसिक पूंजीवाद से अलग करती है। वेबर पूंजी लेखांकन के अस्तित्व के लिए आवश्यक कुछ शर्तों की पहचान करता है,
जिन्हें वह आधुनिक पूंजीवाद के लिए बुनियादी आवश्यकताएं मानता है। ये स्थितियां मार्क्स द्वारा बल दिए गए कारकों के अनुरूप हैं। बॉक्स 14.1 आधुनिक पूंजीवाद की पूर्वापेक्षाएं। दिहाड़ी मजदूरों के एक बड़े समूह की उपस्थिति जो न केवल कानूनी तौर पर अपने श्रम को बाजार में बेचने के लिए स्वतंत्र है, बल्कि अपनी आजीविका के लिए ऐसा करने के लिए मजबूर भी है। बाजार में आर्थिक विनिमय पर प्रतिबंधों का अभाव, विशेष रूप से उत्पादन और उपभोग पर स्थिति एकाधिकार का उन्मूलन, जैसा कि भारतीय जाति व्यवस्था जैसे चरम मामलों में देखा गया है। तर्कसंगत सिद्धांतों पर व्यवस्थित प्रौद्योगिकी का उपयोग, जिसका स्पष्ट उदाहरण मशीनीकरण है। उत्पादक उद्यम को घर से अलग करना, जबकि घर और कार्यस्थल के बीच विभाजन अन्यत्र मौजूद है, जैसे कि बाजार में। पश्चिमी यूरोप ने इस अलगाव में काफी प्रगति की है। आधुनिक पूंजीवादी व्यवस्था राज्य द्वारा संगठित और तर्कसंगत कानूनी प्रशासन पर निर्भर करती है। यह विशेषता वर्तमान आर्थिक व्यवस्था के लिए उतनी ही आवश्यक है जितनी पूंजी और श्रम के बीच विभाजन। राजनीतिक संगठनों को आर्थिक उद्यमों के समान वर्गीकृत किया जा सकता है। यह इस पर आधारित है कि क्या प्रशासनिक कर्मचारियों के पास प्रशासन के साधन है या यह उनके स्वामित्व से अलग है। जितना अधिक शासक स्वयं को ऐसे कर्मचारियों से घेरता है जिसके पास संपत्ति नहीं होती है और वह पूरी तरह से उनके प्रति जिम्मेदार होता है, उतना ही कम उन्हें अधीनस्थ शक्तियों द्वारा चुनौती दी जाती है। यह प्रक्रिया आधुनिक नौकरशाही राज्य में सबसे अधिक स्पष्ट है। संगठन सिद्धांत और संगठनों के समाजशास्त्र के संदर्भ में शब्दों का प्रयोग अक्सर परस्पर विनिमय के लिए किया जाता है। हालांकि संगठन सिद्धांत का दायरा व्यापक है। इसमें गैर समाजशास्त्रियों का काम शामिल है जो संगठनों को डिजाइन करने और संचालित करने पर प्रबंधन को सलाह प्रदान करते हैं। सामाजिक जीवन में संगठनों के विभिन्न रूपों के कारण संगठनों के समाजशास्त्र की विषयवस्तु को परिभाषित करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। डेविड सिल्वरमैन के अनुसार औपचारिक संगठन, जो इस समाजशास्त्र शाखा का फोकस है, की 3 विशिष्ट विशेषताएं हैं। वे समय में एक विशिष्ट क्षण में उभरते हैं। कलाकृतियों के रूप में वे गैरौपचारिक संगठनों की तुलना में कम सामाजिक संबंधों को प्रदर्शित करते हैं, परिवार की तरह, और प्रतिभागी सक्रिय रूप से इन सामाजिक संबंधों का समन्वय और नियंत्रण करना चाहते हैं। इसलिए इन सामाजिक संबंधों की प्रकृति और उनमें नियोजित परिवर्तनों पर ध्यान दिया जाता है। प्रारंभिक संगठन सिद्धांत दोहरे समाजशास्त्रीय और प्रबंधकीय मूल से उभरा क्योंकि 19वीं सदी में औद्योगिक समाजों का विस्तार हुआ। बड़े पैमाने के संगठनों की वृद्धि, विशेष रूप से कारखानों और राज्य में फ्रेडरिक विलियम टेलर द्वारा वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांतों के विकास को बढ़ावा मिला। वेबर का नौकरशाही का आदर्श विशिष्ट विवरण राज्य की संगठनात्मक संरचना से प्रभावित था। इन दोनों सिद्धांतों ने यह जांचने पर ध्यान केंद्रित किया कि संगठन कैसे संरचित है। इसमें संगठनात्मक कर्मियों द्वारा धारण किए गए विभिन्न पदों, इन पदों से जुड़ी शक्तियों और कर्तव्यों को समझना और वे संगठन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक कार्य से कैसे संबंधित हैं, को समझना शामिल है। दोनों सिद्धांतों ने संगठनों को कार्य प्रबंधन के लिए महत्वपूर्ण पदानुक्रमित संरचनाओं के रूप में भी देखा। हालांकि 1930 और 1940 के दशक में अन्य अध्ययन, जैसे कि मानव संबंध आंदोलन पर चेस्टर बर्नार्ड द्वारा किए गए अध्ययन और टेनेसी वैली अथॉरिटी के फिलिप सेज़निक के क्लासिक अध्ययन ने विश्लेषण का एक दूसरा क्षेत्र पेश किया। यह क्षेत्र संगठनों के भीतर सामाजिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करने पर केंद्रित है, जिसमें इस बात पर विशेष जोर दिया गया है कि अनौपचारिक सामाजिक संबंध संगठन के आधिकारिक लक्ष्यों को कैसे प्रभावित या कमजोर कर सकते हैं। इस परिप्रेक्ष्य में संगठनों को सख्ती से पदानुक्रमित रूप से नियंत्रित सामाजिक संस्थानों के बजाय सहकारी संस्थानों के रूप में देखा गया। आज
संगठनों के बारे में समाजशास्त्रीय अध्ययन और सिद्धांतों की एक विशाल श्रृंखला मौजूद है, जिसमें समाजशास्त्रीय विचारधारा के विभिन्न विद्यालयों का योगदान है। स्टीवर्ट क्लेग और डेविड डंकरले 1980 की पुस्तक ऑर्गेनाइजेशन क्लास एंड कंट्रोल में दृष्टिकोण के 4 प्रमुख समूहों की पहचान की गई है। संगठनों के प्रकार, इनमें प्रमुख विशेषताओं के आधार पर संगठनों को वर्गीकृत करने का प्रयास शामिल है, जैसे कि उनके संचालन से किसे लाभ होता है या वे अपने सदस्यों से अनुपालन कैसे सुनिश्चित करते हैं। पीटर ब्लाउ, अमिताई एड्जियोनी, रॉबर्ट ब्लॉनर, टॉम बर्न्स और जी.एम. जैसे विद्वान स्टॉकर ने इस क्षेत्र में उल्लेखनीय अध्ययन किए हैं। संगठनों को सामाजिक प्रणालियों के रूप में यह दृष्टिकोण टैलकॉट पार्सन्स के कार्रवाई के संरचनात्मक प्रकार्यवादी सिद्धांत और फिलिप सेल्ज़निक और रॉबर्ट मेर्टन के काम से जुड़ा हुआ है। संगठनों को दूसरों के साथ बातचीत करने वाली सामाजिक प्रणालियों, खुली प्रणालियों के रूप में देखता है। इन प्रणालियों के मूल्य और लक्ष्य व्यापक समाज के अनुरूप है। पार्सन संगठनात्मक रखरखाव के लिए प्रमुख आवश्यकताओं की पहचान करता है, जिसमें अनुकूलन, लक्ष्य प्राप्ति, एकीकरण और पैटर्न या मूल्य रखरखाव शामिल है। अनुभवजन्य आकस्मिक संरचनाओं के रूप में संगठन। यह दृष्टिकोण यूनाइटेड किंगडम में एस्टन विश्वविद्यालय के शोध से निकटता से जुड़ा हुआ है। संगठन को एक सैद्धांतिक अवधारणा के रूप में स्पष्ट रूप से परिभाषित करने में टाइपोलॉजिकल और सामाजिक प्रणालियों के दृष्टिकोण को चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। प्रश्न उठते हैं, जैसे कि क्या यह पूरी तरह से टाइपोलॉजिकल विशेषताओं द्वारा परिभाषित है या यदि यह एक खुली प्रणाली है जहां सिस्टम की सीमाएं निर्धारित की जानी चाहिए। एस्टन कार्यक्रम मनोविज्ञान और स्केलिंग और कारक विश्लेषण जैसी सांख्यिकीय तकनीकों से अंतर्दृष्टि का उपयोग करता है। इन्हें संगठनात्मक प्रदर्शन के उपायों को संगठनात्मक संरचना के विभिन्न पहलुओं जैसे कार्यों की विशेषज्ञता और प्राधिकरण के केंद्रीकरण से जोड़ने के लिए नियोजित किया जाता है। फिर ये संरचनात्मक पहलू उद्यम के आकार, प्रौद्योगिकी और स्थान जैसे स्वतंत्र प्रासंगिक चर से जुड़े होते हैं। यह अनुभवजन्य दृष्टिकोण ऐसी पद्धतियों से जुड़ी विशिष्ट आलोचनाओं के लिए खुला है। कार्रवाई की संरचना के रूप में संगठन। यह परिप्रेक्ष्य उन कारकों की जांच करता है जो संगठनों के भीतर व्यक्तियों के कार्यों को प्रभावित करते हैं। संतुष्टिदायक पर हर्बर्ट ए साइमन के प्रारंभिक कार्य ने इस दृष्टिकोण में योगदान दिया। बाद के शोध, जैसे कि डेविड सिल्वरमैन द्वारा किया गया, घटनात्मक समाजशास्त्र, विशेष रूप से नृवंश विज्ञान और अंतःक्रियावाद से प्रभावित है। संगठन को अपने स्वयं के लक्ष्यों और आवश्यकताओं के साथ एक इकाई के रूप में मानने के बजाय यह दृष्टिकोण संगठनों का विश्लेषण अपनी समस्याओं को हल करने की कोशिश कर रहे प्रेरित व्यक्तियों के परिणाम के रूप में करता है। संगठन को उन सदस्यों के व्यक्तिगत कार्यों के माध्यम से सामाजिक रूप से निर्मित माना जाता है जिनकी एक दूसरे से आत्तन अपेक्षाएं होती है। यह दृष्टिकोण इस बारे में सवाल उठाता है कि क्या संगठनों को सक्रिय रूप से संगठनात्मक लक्ष्यों को प्राप्त करने वाले संस्थानों के रूप में वर्णित करना सार्थक है। उदाहरण के लिए, कई अध्ययनों से संकेत मिलता है कि आधिकारिक लक्ष्य वास्तविक या परिचालन लक्ष्यों के साथ संरेखित नहीं हो सकते हैं। संगठनों के अक्सर कई और परस्पर विरोधी उद्देश्य होते हैं और लक्ष्य विस्थापन एक सामान्य घटना है। समाजशास्त्री, विशेष रूप से शिकागो स्कूल ऑफ सोशियोलॉजी से प्रभावित लोग, संगठनों के भीतर अनौपचारिक संस्कृति का बड़े पैमाने पर अध्ययन करते हैं। इस परंपरा का उदाहरण विलियम एफ. वाइट, रेस्तरां उद्योग में मानव संबंध, 1948, डोनाल्ड रॉय, कोटा प्रतिबंध और एक मशीन शॉप में गोल्ड ब्रिकिंग, अमेरिकन जर्नल ऑफ सोशियोलॉजी, 1952 और हॉवर्ड जैसे विद्वानों के कार्यों में दिया गया है। बेकर, बॉयज इन व्हाइट, 1961।
संगठन के कई सिद्धांतों को प्रबंधन के पक्ष में पूर्वाग्रह रखने, संगठनों के भीतर व्यक्तिगत विश्लेषण पर अधिक ध्यान केंद्रित करने और समाज में शक्ति और नियंत्रण गतिशीलता के प्रभाव की उपेक्षा करने के लिए आलोचना का सामना करना पड़ा है। इस आलोचना से पता चलता है कि ये सिद्धांत मुख्य रूप से आंतरिक प्रबंधकीय अधिकार और इसे कमजोर करने के प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जिसमें व्यापक सामाजिक संबंधों के बजाय मनोवैज्ञानिक कारकों से प्रभावित होने की प्रवृत्ति होती है। अध्याय 14.4 कार्य और संगठन का श्रम विभाजन पर सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य। मार्क्स की बुर्जुआ समाज की जांच में उन्होंने उत्पादन के पूंजीवादी तरीके से उत्पन्न अलगाव के दो बारीकी से जुड़े हुए लेकिन आंशिक रूप से अलग-अलग रूपों की पहचान की। पहला रूप श्रम प्रक्रिया के भीतर अलगाव है, जो उत्पादक गतिविधियों के दौरान कार्यकर्ता की अलगाव को संदर्भित करता है। दूसरा रूप श्रमिक का अपने श्रम के उत्पाद से अलगाव है, जिसका अर्थ है श्रम प्रक्रिया के परिणामों पर नियंत्रण की कमी। सुविधा के लिए गिद्दिंस पहले को तकनीकी अलगाव और दूसरे को बाजार अलगाव कहते हैं। दोनों रूप पूंजीवादी उत्पादन में निहित श्रम विभाजन से उपजे हैं। बाजार अलगाव इस बात पर प्रकाश डालता है कि उत्पादक संबंधों का संगठन एक वर्ग प्रणाली बनाता है, जहां एक वर्ग दूसरे का शोषण करता है। दूसरी ओर तकनीकी अलगाव व्यावसायिक विशेषज्ञता को नियमित और बिना मांग वाले कार्यों में काम के विखंडन का कारण बताता है। मार्क्स का तर्क है कि श्रम विभाजन के विस्तार के लिए दोनों प्रकार का अलगाव महत्वपूर्ण है। वर्ग समाजों का उद्भव अधिशेष उत्पादन द्वारा सक्षम कार्यों की विशेषज्ञता से जुड़ा हुआ है। मार्क्स के अनुसार वर्गहीन समाज की स्थापना के परिणामस्वरूप श्रम विभाजन का उन्मूलन होगा, जैसा कि पूंजीवाद के तहत देखा जाता है। मार्क्स के विचार में बाजार और तकनीकी अलगाव दोनों श्रम के विभाजन से अविभाज्य हैं। विभाजन को स्वयं मानव गतिविधि का अलग रूप के रूप में वर्णित किया गया है। बॉक्स 14.2 श्रम विभाजन दुर्खीम वर्ग प्रणालियों के निर्माण पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय विशेषज्ञता के सकारात्मक परिणामों पर जोर देकर श्रम विभाजन में वृद्धि पर चर्चा करते हैं। वह वर्ग संघर्ष को समाज के क्रांतिकारी पुनर्गठन के आधार के रूप में नहीं, बल्कि श्रम विभाजन के भीतर विभिन्न व्यावसायिक समूहों के बीच नैतिक समन्वय में मुद्दों के एक लक्षण के रूप में देखते हैं। दुर्खीम के अनुसार श्रम का मजबूर विभाजन श्रम के अनोमिक विभाजन से अलग है और पहले की समस्याओं को संबोधित करने से दूसरे की समस्याएं स्वचालित रूप से हल नहीं होती है। दुर्खीम का तर्क है कि मार्क्स का समाजवाद मुख्य रूप से श्रम के जबरन विभाजन के कारण होने वाले अलगाव को संबोधित करता है, जिसका लक्ष्य बाजार विनियमन और उत्पादन के समाजीकरण के माध्यम से इसे हल करना है। इसके विपरीत दुर्खीम इस परिप्रेक्ष्य का विरोध करते हुए कहते हैं कि पारंपरिक संस्थानों के पतन के परिणामस्वरूप आर्थिक संबंधों का बढ़ता प्रभुत्व, जो पिछले समाजों की नैतिक नींव थी, आधुनिक संकट का मुख्य कारण है। उनका तर्क है कि कोई व्यक्ति उच्च स्तर की स्वायत्तता प्राप्त कर सकता है और श्रम विभाजन में अपनी विशिष्ट भूमिका को नैतिक रूप से स्वीकार करके अविभाजित समाजों में सख्त नैतिक अनुरूपता और अप्राप्य इच्छाओं दोनों से बच सकता है। दुर्खीम का दृष्टिकोण मार्क्स के इस विचार के विपरीत है कि श्रम के विभेदित विभाजन के भीतर व्यक्तियों के नैतिक एकीकरण के बजाय श्रम विभाजन का विघटन मानव सामाजिक संपर्क के लिए महत्वपूर्ण है। नौकरशाही संगठन की चुनौती। मार्क्स की इस जांच में कि कैसे श्रम का विभाजन फैलता है, जिससे पूंजीवादी उद्यमों का निर्माण होता है, वह श्रमिकों को उनके उत्पादन के साधनों से बेदखल करने की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर देता है। मार्क्स इसे बुर्जुआ समाज के उदय और पूंजीवादी उत्पादन प्रणाली में पूंजी और श्रम के बीच वर्ग संबंध की स्थापना के लिए बुनियादी शर्त के रूप में देखते हैं। श्रम विभाजन और वर्ग संरचना के बीच यह आंतरिक संबंध मार्क्स को यह तर्क देने की अनुमति देता है
कि पूंजीवाद को खत्म करके अलगाव पर काबू पाया जा सकता है। जबकि दुर्खीम और वेबर दोनों समाजवादी समाजों के निर्माण की संभावना को स्वीकार करते हैं, वे दोनों इस बात पर कायम हैं कि समाजवाद में परिवर्तन से मौजूदा सामाजिक संरचना में मौलिक बदलाव नहीं आएगा। वेबर का लेखन उन कारकों को रेखांकित करने पर महत्वपूर्ण रूप से ध्यान केंद्रित करता है जो अर्थ के स्तर पर युक्तिकरण को प्रेरित करते हैं। वेबर लगातार सामाजिक रिश्तों के जटिल जाल पर प्रकाश डालते हैं जो तर्कसंगता के विकास को प्रभावित भी करते हैं और प्रभावित भी करते हैं। वेबर के अनुसार यह न केवल सीमा है बल्कि पश्चिम में, विशेष रूप से पूंजीवाद में, तर्कसंगतकरण की दिशा भी है जो इसे अन्य प्रमुख सभ्यताओं से अलग करती है। आधुनिक पश्चिमी पूंजीवाद में विभिन्न क्षेत्रों में एक तरह से और कुछ हद तक युक्तिकरण का अनुभव हुआ है जो अन्यत्र नहीं पाया गया है। चर्चा करने वाली पहली बात विज्ञान का व्यापक प्रभाव है जो अत्यधिक महत्वपूर्ण है। यह न केवल मोहभंग की प्रक्रिया को पूरा करता है बल्कि उत्पादन में तर्कसंगत प्रौद्योगिकी के क्रमिक समावेश को भी सक्षम बनाता है। वैज्ञानिक कार्य लगातार आगे बढ़ रहा है, सवाल उठा रहा है और आगे बढ़ने तथा अद्यतन होने की मांग कर रहा है। विज्ञान का संस्थागतकरण आधुनिक जीवन को नवाचार और परिवर्तन की गतिशीलता से जोड़ता है, हालांकि यह स्वाभाविक रूप से अर्थ प्रदान नहीं करता है। आधुनिक अर्थव्यवस्था में बहीखाता पद्धति जैसी तर्कसंगत गणना विधियों की शुरुआत के साथ साथ प्रौद्योगिकी में वैज्ञानिक नवाचार लागू किया जाता है। यह उद्यमशीलता गतिविधियों के व्यवस्थित प्रबंधन को बढ़ावा देता है जो समकालीन पूंजीवाद का एक विशिष्ट लक्षण है। बदले में पूंजीवाद के तर्कसंगत आचरण का सामाजिक संगठन पर अपरिहार्य परिणाम होता है जिससे नौकरशाही के प्रसार को बढ़ावा मिलता है। वेबर पूंजीवाद की प्रमुख विशेषता के रूप में नौकरशाही कार्य विशेषज्ञता पर जोर देते हैं। उन्होंने इस विचार को खारिज कर दिया कि श्रमिक का ज़्दी औद्योगिक क्षेत्र तक ही सीमित है, यह कहते हुए कि प्राधिकार के पदानुक्रम वाला कोई भी संगठन ज़्दी की प्रक्रिया से गुजर सकता है। मार्क्स के उत्पादन के साधनों के बजाय वेबर प्रशासन के साधनों की बात करते हैं। वेबर वर्चस्वाधीनस्थ संबंधों के संगठन को उस स्तर तक ऊपर उठाता है जो मार्क्स उत्पादन संबंधों को देता है। वेबर के अनुसार किसी भी राजनीतिक संघ को एस्टेट रूप में संगठित किया जा सकता है जहां अधिकारियों के पास प्रशासन के अपने साधन होते हैं। इन विकासों ने आधुनिक राज्य के उदय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जिसकी विशेषता प्रशासन के साधनों के स्वामित्व से अलग विशेषज्ञ आधिकारिकता थी। संगठन के अन्य रूपों की तुलना में प्रशासनिक कार्यों के समन्वय में इसकी तकनीकी श्रेष्ठता के कारण नौकरशाही विशेषज्ञता को मुख्य रूप से बढ़ावा दिया जाता है। यह श्रेष्ठता आंशिक रूप से विशिष्ट शैक्षिक योग्यताओं के आधार पर नौकरशाही पदों को भरने से जुड़ी है। पूर्ण नौकरशाहीकरण की ओर आधुनिक रुझान तर्कसंगत, विशिष्ट परीक्षाओं की प्रणाली को सबसे आगे लाता है। नौकरशाहीकरण की वृद्धि से विशेष शिक्षा की आवश्यकता होती है और मानवतावादी संस्कृति खंडित हो जाती है जो एक बार दुर्खीम द्वारा उल्लिखित सार्वभौमिक मानव या संपूर्ण और संपूर्ण मानव के लिए अनुमति देती थी। वेबर भी इसी तरह के बदलाव को नोट करते हैं जहां पहले के समय के सुसंस्कृत आदमी को प्रशिक्षित विशेषज्ञों द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। चूंकि पूंजीवाद में नौकरशाहीकरण अपरिवर्तनीय है, इसलिए आधुनिक सामाजिक व्यवस्था में बढ़ी हुई कार्यात्मक विशेषज्ञता की आवश्यकता है। नौकरशाही और लोकतंत्र राजनीतिक लोकतंत्रीकरण के साथ साथ नौकरशाही राज्य के विस्तार में निकटता से जुड़े हुए हैं। राजनीतिक प्रतिनिधित्व और कानून के समक्ष समानता की लोकतांत्रिक मांगों के परिणामस्वरूप विशेषाधिकार को रोकने के लिए जटिल प्रशासनिक और न्यायिक उपायों की आवश्यकता होती है। लोकतंत्र और नौकरशाहीकरण के बीच घनिष्ठ संबंध आधुनिक पूंजीवादी व्यवस्था में तनाव का एक महत्वपूर्ण स्रोत पैदा करता है।
समकालीन राज्य में लोकतांत्रिक अधिकारों का विस्तार नए नौकरशाही नियमों की आवश्यकता से बाधित है, जो लोकतंत्र और नौकरशाही के बीच एक बुनियादी विरोध को उजागर करता है। बॉक्स 14.3 तर्कसंगता के पहलू। वेबर सामाजिक क्रिया की औपचारिक और वास्तविक तर्कसंगता के बीच संघर्ष के एक महत्वपूर्ण उदाहरण पर प्रकाश डालता है। विशेषाधिकार को खत्म करने के लिए डिजाइन की गई अमूर्त कानूनी प्रक्रियाओं की वृद्धि एक नए प्रकार के एकाधिकार का निर्माण करती है, जो कुछ हद तक मनमाना है और पिछले वाले की तुलना में अधिक स्वायत्त है। नौकरशाही संगठन शैक्षिक योग्यताओं के आधार पर अवैयक्तिक चयन की लोकतांत्रिक आवश्यकता से प्रेरित होता है, जिससे बाहरी प्रभावों से अलग होने के कारण व्यापक प्रशासनिक शक्तियों वाले अधिकारियों का एक समूह तैयार होता है। आधुनिक राज्य में बड़े पैमाने की पार्टियों की अनिवार्यता को स्वीकार किया गया है, लेकिन राजनीतिक ढांचे में नौकरशाहीकरण की सीमा सीमित हो सकती है यदि इन पार्टियों का नेतृत्व राजनीतिक रूप से सिद्धांतवादी नेताओं द्वारा किया जाता है। नौकरशाही और समाजवाद। यदि समाजवादी आधारित आधुनिक अर्थव्यवस्था पूंजीवाद के बराबर तकनीकी दक्षता का लक्ष्य रखती है, तो उसे पेशेवर नौकरशाहों की भूमिका में उल्लेखनीय वृद्धि की आवश्यकता होगी। श्रम का नौकरशाही विभाजन आधुनिक अर्थव्यवस्था की एक प्रमुख विशेषता कार्यों के सटीक समन्वय की मांग करती है। जबकि पूंजीवाद के विस्तार के कारण नौकरशाहीकरण में वृद्धि हुई है, एक समाजवादी राज्य में और भी उच्च स्तर देखने को मिलेगा, क्योंकि यह प्रशासनिक कार्यों की एक विस्तृत श्रृंखला को राज्य के नियंत्रण में रखता है। वेबर को समाजवाद मुख्य रूप से नौकरशाही संबंधी परिणामों के कारण पसंद नहीं है। आधुनिक समय में यह एक आम समस्या है। जो लोग समाजवादी समाज की स्थापना करना चाहते हैं, उनका लक्ष्य एक ऐसी व्यवस्था बनाना है जहां राजनीतिक भागीदारी और आत्मबोध पूंजीवाद में देखी जाने वाली सीमित पार्टी लोकतंत्र से परे हो। हालांकि वेबर का तर्क है कि विडंबना यह है कि समाजवाद के लिए दबाव उद्योग और सरकार में अधिक नौकरशाही को जन्म देता है, जिससे जनता की राजनीतिक स्वतंत्रता कम हो जाती है। अब बात करते हैं नौकरशाही की आधुनिक विशेषताओं की। वेबर बताते हैं कि एक बार नौकरशाही स्थापित हो जाने के बाद यह एस्केप प्रूफ बन जाती है। आधुनिक नौकरशाही अपनी उच्च स्तरीय तर्कसंगत विशेषज्ञता के साथ अपने नियंत्रण से मुक्त होने के किसी भी प्रयास के प्रति और भी अधिक प्रतिरोधी है। यह नौकरशाही प्रणाली क्रांति लाना, यानी सत्ता के बिल्कुल नए रूपों का सशक्त निर्माण करना कठिन बना देती है। आधुनिक पूंजीवाद में नौकरशाही का उदय कानून, राजनीति और उद्योग के युक्तिकरण का कारण और परिणाम दोनों है। नौकरशाहीकरण कार्रवाई के युक्तिकरण की ठोस प्रशासनिक अभिव्यक्ति है, जो कला, संगीत और वास्तुकला सहित पश्चिमी संस्कृति के सभी पहलुओं में फैल गई है। वेबर के अनुसार नौकरशाही राज्य के विकास का विश्लेषण सभी क्षेत्रों में नौकरशाहीकरण की प्रगति को समझने के लिए एक मॉडल के रूप में कार्य करता है। दूसरी ओर मार्क्स राज्य प्रशासन में श्रम के व्यवस्थित और पदानुक्रमित विभाजन को राजनीतिक शक्ति की एकाग्रता के रूप में देखते हैं। 14.5 निष्कर्ष। मार्क्स के अनुसार पश्चिमी यूरोप में पूंजीवाद की प्रारंभिक उत्पत्ति उत्पादकों से उत्पादन के साधनों का नियंत्रण छीनने की ऐतिहासिक प्रक्रिया से हुई। पूंजीवाद अपने मूल में एक वर्गाधारित समाज है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के भीतर मूलभूत अंतर्विरोध विनिमय मूल्य के लिए उत्पादन पर आधारित होने से उत्पन्न होते हैं। लाभ को बनाए रखने या बढ़ाने की आवश्यकता लाभ में गिरावट की प्रवृत्ति से टकराती है। उत्पादकों और उपभोक्ताओं के अलग होने से पूंजीवाद में बार बार संकट पैदा होता है। पूंजीवादी बाजार यह लागू करता है कि श्रम शक्ति को उसके विनिमय मूल्य से अधिक पर नहीं बेचा जा सकता है, जिससे गरीबी के लिए एक बड़ी आरक्षित सेना तैयार हो जाती है।
इसके विपरीत दुर्खीम और वेबर वर्ग संरचना को श्रम विभाजन में प्रगतिशील भेदभाव के अभिन्न अंग के रूप में नहीं देखते हैं। दुर्खीम श्रम के जबरन विभाजन को असामान्य और सामाजिक भेदभाव का आवश्यक परिणाम नहीं मानते हैं। दुर्खीम के अनुसार अन्यायपूर्ण अनुबंधों को लागू करने वाली आर्थिक शक्ति वर्ग संघर्ष की व्याख्या करती है। वेबर आधुनिक पूंजीवादी उद्यम में प्राथमिक तत्व के रूप में तर्कसंगत गणना पर जोर देता है। आधुनिक समाज विशिष्ट वर्ग चरित्र के बजाय जैविक एकजुटता से प्रतिष्ठित है और सामाजिक जीवन का युक्तिकरण आधुनिक पश्चिमी संस्कृति का एक प्रमुख गुण है। पूंजीवाद की धुरी के रूप में वर्ग संबंधों पर मार्क्स का ध्यान, वेबर के अनुसार, व्यापक युक्तिकरण प्रक्रिया में केवल एक तत्व है। यह प्रक्रिया अधिकांश समकालीन संस्थानों में श्रमिक को उसके उत्पादन के साधनों से मुक्त करने का विस्तार करती है। पूंजीवाद के भीतर विरोधाभास जरूरी नहीं कि समाधान की ओर ले जाए। इसके बजाय तार्किकता की प्रगति भौतिक प्रचुरता पैदा करने के बावजूद पश्चिमी सभ्यता के मूल्यों, स्वतंत्रता, रचनात्मकता, सहजता और लोहे के पिंजरे की वास्तविकता के बीच की खाई को चौड़ा करती है, जिसमें आधुनिक मनुष्य कैद है। चिंतन और कार्रवाई 14.1 आधुनिक राज्य की विशेषताओं पर चर्चा करें। तर्कसंगता से इसका संबंध स्पष्ट कीजिए। चिंतन और कार्रवाई 14.1 आधुनिक राज्य की विशेषताएं और तर्कसंगता से इसका संबंध। परिचय। इग्नू के एक छात्र के रूप में, जिसे आधुनिक राज्य की विशेषताओं और तर्कसंगता के साथ उसके संबंध की खोज करने का काम सौंपा गया है, राजनीति विज्ञान और शासन के जटिल आयामों में गहराई से जाना अनिवार्य है। आधुनिक राज्य एक जटिल इकाई है जो सदियों से विकसित हो रही है और तर्कसंगता की अवधारणा के साथ गहराई से जुड़ी हुई है। इस प्रतिबिंब में मैं आधुनिक राज्य की विशेषताओं का सावधानीपूर्वक विश्लेषण करूंगा और तर्कसंगता की अवधारणा के साथ इसके सूक्ष्म संबंधों पर प्रकाश डालूंगा। आधुनिक राज्य की विशेषताएं। प्रादेशिक संप्रभुता। आधुनिक राज्य को उसकी क्षेत्रीय संप्रभुता द्वारा परिभाषित किया जाता है, जो एक परिभाषित भौगोलिक क्षेत्र पर विशेष अधिकार पर जोर देता है। यह विशेषता राज्य को अपनी सीमाओं के भीतर अंतिम राजनीतिक प्राधिकरण के रूप में अलग करती है, जो एक केंद्रीकृत शासी निकाय के विचार को मजबूत करती है। कानूनी ढांचा। आधुनिक राज्य की एक प्रमुख विशेषता एक कानूनी ढांचे की स्थापना है, जो अपने नागरिकों के व्यवहार को नियंत्रित करने वाले नियमों और विनियमों को संहिताबद्ध करती है। यह कानूनी प्रणाली राज्य के कामकाज के लिए एक संरचित आधार प्रदान करती है और संघर्ष समाधान के लिए एक तंत्र के रूप में कार्य करती है। नौकरशाही। नौकरशाही आधुनिक राज्य का एक अभिन्न पहलू है, जो सार्वजनिक मामलों के कुशल प्रशासन की सुविधा प्रदान करती है। नौकरशाही राज्य तंत्र के समग्र संगठन और कार्यक्षमता में योगदान करते हुए कानूनों, नीतियों और सरकारी निर्णयों के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करती है। बल प्रयोग पर एकाधिकार। आधुनिक राज्य का अपनी सीमाओं के भीतर बल के वैध प्रयोग पर एकाधिकार है। राजनीतिक सिद्धांतकार मैक्स वेबर द्वारा प्रतिपादित यह विशेषता अपने कानूनों के प्रवर्तन के माध्यम से कानून और व्यवस्था बनाए रखने के राज्य के अधिकार को रेखांकित करती है, जिसमें यदि आवश्यक हो तो जबरदस्ती का उपयोग भी शामिल है। नागरिकता। नागरिकता आधुनिक राज्य की एक परिभाषित विशेषता है, जो इसके अधिकार क्षेत्र के भीतर व्यक्तियों के अधिकारों और जिम्मेदारियों को चित्रित करती है। नागरिकों को कुछ कानूनी और राजनीतिक विशेषाधिकार प्राप्त हैं और बदले में वे राज्य के प्रति दायित्व वहन करते हैं। राष्ट्रीय पहचान। आधुनिक राज्य अक्सर अपने नागरिकों के बीच साझा मूल्यों, संस्कृति और इतिहास पर जोर देते हुए राष्ट्रीय पहचान की भावना को बढ़ावा देता है। यह सामूहिक पहचान विभिन्न आबादी को एक समान बैनर के तहत एकजुट करने और अपनेपन की भावना को बढ़ावा देने का काम करती है।
सार्वजनिक कल्याण। आधुनिक राज्य से अपने नागरिकों के कल्याण को सुनिश्चित करने में भूमिका निभाने की अपेक्षा बढ़ रही है। इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और सामाजिक सुरक्षा जैसी आवश्यक सेवाएं प्रदान करना शामिल है, जो एक अधिक हस्तक्षेपवादी राज्य की ओर बदलाव को दर्शाता है। लोकतांत्रिक शासन। कई आधुनिक राज्य लोकतांत्रिक सिद्धांतों को अपनाते हैं, जिससे नागरिकों को चुनाव और प्रतिनिधित्व के माध्यम से निर्णय लेने की प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति मिलती है। लोकतंत्र लोगों द्वारा लोगों के लिए शासन के विचार को बढ़ावा देता है और इसे आधुनिक राजनीतिक प्रणालियों की पहचान माना जाता है। तर्कसंगता से संबंध। आधुनिक राज्य के संदर्भ में तर्कसंगता शासन और निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में कारण और तर्क के अनुप्रयोग को संदर्भित करती है। आधुनिक राज्य की तर्कसंगता विभिन्न आयामों में प्रकट होती है। नीति निर्धारण। आधुनिक राज्य तर्कसंगत नीति निर्माण में संलग्न है, जिसमें निर्णय साक्ष्य, विश्लेषण और सामान्य भलाई की खोज पर आधारित होते हैं। तर्कसंगत नीति निर्धारण का उद्देश्य शासन के लिए व्यावहारिक दृष्टिकोण को दर्शाते हुए लागत और जोखिमों को कम करते हुए अधिकतम लाभ प्राप्त करना है। कानूनी प्रणाली। आधुनिक राज्य का कानूनी ढांचा विवादों के निपटारे, न्याय सुनिश्चित करने और व्यक्तिगत अधिकारों की सुरक्षा के लिए एक व्यवस्थित और तार्किक संरचना प्रदान करके तर्कसंगता का प्रतीक है। तर्कसंगत कानूनी प्रणालियां निष्पक्षता, समानता और कानून के शासन को प्राथमिकता देती है। नौकरशाही तर्कसंगता। आधुनिक राज्य के भीतर नौकरशाही तर्कसंगता के सिद्धांतों पर काम करती है। इसमें संगठनात्मक लक्ष्यों को कुशलतापूर्वक प्राप्त करने के लिए नियमों, प्रक्रियाओं और विशेषज्ञता का अनुप्रयोग शामिल है। नौकरशाही तर्कसंगता का उद्देश्य प्रशासनिक प्रक्रियाओं में मनमानी को खत्म करना और पूर्वानुमेयता को बढ़ाना है। आर्थिक तर्कसंगता। आधुनिक राज्य के भीतर आर्थिक नीतियां अक्सर तर्कसंगत विचारों से आकार लेती है। तर्कसंगत आर्थिक निर्णय लेने में संसाधन आवंटन का अनुकूलन, सतत विकास को बढ़ावा देना और जनसंख्या की जरूरतों को संबोधित करना शामिल है। लोकतांत्रिक तर्कसंगता। लोकतांत्रिक शासन तर्कसंगता के एक रूप का प्रतीक है, जहां निर्णय चुनाव और विचार विमर्श जैसी समावेशी प्रक्रियाओं के माध्यम से किए जाते हैं। लोकतंत्र की तर्कसंगता विविध दृष्टिकोणों को शामिल करने और सत्ता के केंद्रीकरण को रोकने की क्षमता में निहित है। नागरिकता और अधिकार। नागरिकता की अवधारणा संबंधित अधिकारों और जिम्मेदारियों के साथ सामाजिक संबंधों को व्यवस्थित करने के लिए एक तर्कसंगत दृष्टिकोण को दर्शाती है। इस संदर्भ में तर्कसंगता यह सुनिश्चित करती है कि व्यक्तियों को अवसरों तक समान पहुंच मिले और वे राज्य की मनमानी कार्रवाइयों से सुरक्षित रहें। कल्याण संबंधी तर्कसंगता। लोक कल्याण में आधुनिक राज्य की भागीदारी समानता और सामाजिक न्याय के तर्कसंगत विचारों द्वारा निर्देशित होती है। कल्याणकारी नीतियों का उद्देश्य जनसंख्या की समग्र भलाई को बढ़ाने के लिए तर्कसंगत दृष्टिकोण को दर्शाते हुए सामाजिक जरूरतों और असमानताओं को संबोधित करना है। निष्कर्ष। निष्कर्षतः आधुनिक राज्य की विशेषताएं तर्कसंगता की अवधारणा के साथ गहराई से जुड़ी हुई है। राजनीतिक संरचनाओं, कानूनी ढांचे और शासन तंत्र का विकास सामाजिक संगठन की जटिलताओं के प्रति तर्कसंगत प्रतिक्रिया को दर्शाता है। आधुनिक राज्य क्षेत्रीय संप्रभुता, कानूनी व्यवस्था और नागरिक कल्याण की खोज में समकालीन शासन की बहुमुखी चुनौतियों का समाधान करने में तर्क और तर्क के अनुप्रयोग का उदाहरण देता है। चिंतन और क्रिया 14.2 संगठन क्या है, इसका वर्णन करें। उनकी मूल विशेषताओं की एक सूची बनाएं। शीर्षक: संगठनों को समझना, सार और विशेषताओं की खोज। परिचय: एक संगठन एक जटिल और गतिशील इकाई है
जो दुनिया के सामाजिक आर्थिक परिदृश्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। चाहे वह एक बहुराष्ट्रीय निगम हो, एक गैरलाभकारी संगठन हो या एक सरकारी संस्थान हो, एक संगठन की अवधारणा सीमाओं से परे है और विविध संरचनाओं और कार्यों को शामिल करती है। इस प्रतिबिंब में हम संगठनों के सार में गहराई से उतरेंगे और इन संस्थाओं को परिभाषित करने वाले तत्वों के जटिल वेब पर प्रकाश डालते हुए उनकी बुनियादी विशेषताओं की एक विस्तृत सूची प्रदान करेंगे। एक संगठन को परिभाषित करना। इसके मूल में एक संगठन को एक विशिष्ट उद्देश्य के साथ एक संरचित इकाई के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जो सामान्य लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए मिलकर काम करने वाले लोगों, संसाधनों और प्रक्रियाओं से बना होता है। संगठन विभिन्न रूपों और आकारों में मौजूद है, जिनमें छोटे स्थानीय व्यवसायों से लेकर बड़े अंतर्राष्ट्रीय समूह तक शामिल है। किसी संगठन का सार साझा उद्देश्यों के प्रति व्यक्तियों के प्रयासों को समन्वयित और संरेखित करने की क्षमता में निहित है। संगठनों की बुनियादी विशेषताएं। उद्देश्य और उद्देश्य। कोई भी संगठन एक स्पष्ट उद्देश्य या मिशन से संचालित होता है। यह उद्देश्य संगठन के लिए दिशा निर्धारित करता है और निर्णय लेने के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में कार्य करता है। व्यापक उद्देश्य से प्राप्त उद्देश्य विशिष्ट और मापने योग्य लक्ष्य प्रदान करते हैं, जिन्हें संगठन प्राप्त करने का प्रयास करता है। संरचना। किसी संगठन की संरचना उसके आंतरिक ढांचे को परिभाषित करती है। यह रेखांकित करती है कि सदस्यों के बीच कार्यों, जिम्मेदारियों और अधिकारों को कैसे वितरित किया जाता है। सामान्य संरचनात्मक रूपों में पदानुक्रमित, मैट्रिक्स, फ्लैट और नेटवर्क संरचनाएं शामिल हैं। प्रत्येक संचार, निर्णय लेने और समग्र दक्षता को प्रभावित करती है। लोग किसी भी संगठन की जान होते हैं। किसी संगठन के भीतर के व्यक्ति, कर्मचारियों से लेकर नेताओं तक संगठन के लक्ष्यों को आगे बढ़ाने के लिए अपने कौशल, ज्ञान और प्रयासों में योगदान देते हैं। मानवीय तत्व विविधता, सहयोग और नवाचार की क्षमता का परिचय देता है। प्रक्रियाएं। संगठनात्मक प्रक्रियाएं गतिविधियों और वर्कफ्लो की श्रृंखला है, जो कार्यों के कुशल निष्पादन को सक्षम बनाती है। इन प्रक्रियाओं को संसाधन उपयोग को अनुकूलित करने, अक्षमताओं को कम करने और संगठन की समग्र प्रभावशीलता में योगदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। संचार। किसी संगठन के सुचारू कामकाज के लिए प्रभावी संचार महत्वपूर्ण है। यह सूचना के प्रवाह को सुविधाजनक बनाता है, सहयोग को बढ़ावा देता है और यह सुनिश्चित करता है कि सभी सदस्य संगठन के लक्ष्यों और उद्देश्यों के साथ जुड़े हुए हैं। संस्कृति। संगठनात्मक संस्कृति में साझा मूल्य, विश्वास और व्यवहार शामिल है, जो कामकाजी माहौल को परिभाषित करते हैं। यह प्रभावित करता है कि संगठन के भीतर व्यक्ति कैसे बातचीत करते हैं, निर्णय लेते हैं और परिवर्तन के प्रति अनुकूलन करते हैं। एक सकारात्मक संगठनात्मक संस्कृति कर्मचारी संतुष्टि और जुड़ाव में योगदान करती है। पर्यावरण। संगठन एक व्यापक वातावरण में काम करते हैं, जिसमें आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और तकनीकी कारक शामिल होते हैं। संगठन की स्थिरता और विकास के लिए बाहरी वातावरण को समझना और उसके साथ तालमेल बिठाना आवश्यक है। अनुकूलता। परिवर्तन के अनुकूल ढलने की क्षमता सफल संगठनों की एक मूलभूत विशेषता है। एक गतिशील और विकासशील दुनिया में प्रतिस्पर्धी और प्रासंगिक बने रहने के लिए संगठनों को बाहरी और आंतरिक बदलावों के प्रति लचीला और उत्तरदायी होना चाहिए। संसाधन प्रबंधन। किसी संगठन की सफलता के लिए वित्तीय, मानव और तकनीकी संसाधनों सहित संसाधनों का कुशल आवंटन और उपयोग महत्वपूर्ण है। संसाधन प्रबंधन में दक्षता और प्रभावशीलता को अनुकूलित करने के लिए रणनीतिक निर्णय लेना शामिल है। जवाबदेही और जिम्मेदारी। जवाबदेही और जिम्मेदारी की स्पष्ट रेखाएं यह सुनिश्चित करती हैं
कि संगठन के भीतर व्यक्तियों को उनके कार्यों और योगदान के लिए जिम्मेदार ठहराया जाए। इससे सदस्यों के बीच स्वामित्व और प्रतिबद्धता की भावना बढ़ती है। नवाचार और रचनात्मकता। जो संगठन नवाचार और रचनात्मकता को प्रोत्साहित करते हैं, वे बदलती परिस्थितियों के अनुकूल ढलने और प्रतिस्पर्धी परिदृश्य में आगे रहने के लिए बेहतर स्थिति में होते हैं। ऐसी संस्कृति को बढ़ावा देना जो नए विचारों और दृष्टिकोणों को महत्व देती हो, दीर्घकालिक सफलता की कुंजी है। कानूनी और नैतिक अनुपालन। संगठन अपने संचालन में कानूनी और नैतिक विचारों से बंधे हैं। कानूनों और नैतिक मानकों का पालन न केवल एक कानूनी आवश्यकता है, बल्कि संगठन की प्रतिष्ठा और स्थिरता में भी योगदान देता है। प्रतिक्रिया तंत्र। निरंतर सुधार के लिए फीडबैक तंत्र स्थापित करना आवश्यक है। संगठनों के पास आंतरिक और बाहरी दोनों हितधारकों से फीडबैक एकत्र करने, विश्लेषण करने और उस पर कार्य करने के लिए सिस्टम होना चाहिए। प्रदर्शन मूल्यांकन। नियमित प्रदर्शन मूल्यांकन अपने उद्देश्यों के प्रति संगठन की प्रगति का आकलन करता है और रणनीतियों और प्रक्रियाओं में समायोजन को सक्षम बनाता है। यह संगठन की राह पर बने रहने और दीर्घकालिक सफलता हासिल करने की क्षमता में योगदान देता है। निष्कर्ष। अंत में, एक संगठन विशेषताओं की समृद्ध टेपेस्ट्री वाली एक बहुआयामी इकाई है जो सामूहिक रूप से इसके सार और कार्यक्षमता को परिभाषित करती है। अपने उद्देश्य संचालित मिशन से लेकर संरचनाओं, प्रक्रियाओं और लोगों के जटिल जाल तक, एक संगठन एक गतिशील शक्ति है जो अपने आसपास की दुनिया को आकार देती है और आकार देती है। संगठनों का अध्ययन करने वाले व्यक्तियों के लिए इन मूलभूत विशेषताओं को स्वीकार करना और समझना महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह उनकी जटिलताओं का विश्लेषण और मूल्यांकन करने के लिए एक व्यापक रूपरेखा प्रदान करता है। चिंतन और कार्रवाई 14.3। वेबर की मोहभंग की अवधारणा को समझाइए। इसका आर्थिक प्रगति पर क्या प्रभाव पड़ता है? इग्नू के एक छात्र के रूप में मुझे प्रतिबिंब और कार्रवाई 14.3 इंच नामक असाइनमेंट में शामिल होने में खुशी हो रही है, जो मैक्स वेबर की मोहभंग की अवधारणा और आर्थिक प्रगति पर इसके निहितार्थ को स्पष्ट करने पर केंद्रित है। यह बौद्धिक यात्रा हमें वेबर के विचारों की जटिलताओं को समझने और मोहभंग और आर्थिक विकास के बीच अंतर संबंध का पता लगाने के लिए आमंत्रित करती है। मैक्स वेबर, एक प्रमुख जर्मन समाजशास्त्री, दार्शनिक और राजनीतिक अर्थशास्त्री, ने सामाजिक परिवर्तन के अपने व्यापक सिद्धांत के एक प्रमुख घटक के रूप में मोहभंग की अवधारणा को पेश किया। यह शब्द विशेष रूप से उनके मौलिक कार्य द प्रोटेस्टेंट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म से जुड़ा है, जहां वह प्रोटेस्टेंटवाद और आधुनिक पूंजीवाद के उद्भव के बीच संबंधों की जांच करते हैं। इसके मूल में मोहभंग उस प्रक्रिया को संदर्भित करता है जिसके द्वारा समाज में पारंपरिक और जादुई तत्वों को तर्कसंगता, धर्मनिरपेक्षता और एक वैज्ञानिक विश्वदृष्टि द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। वेबर ने देखा कि जैसे जैसे समाज मोहभंग की इस प्रक्रिया से गुजरते हैं, वे पारंपरिक मान्यताओं, रहस्यमय व्याख्याओं और जादुई अनुष्ठानों से दूर चले जाते हैं और इसके बजाय दुनिया को समझने के लिए अधिक तर्कसंगत और गणनात्मक दृष्टिकोण अपनाते हैं। मोहभंग का एक महत्वपूर्ण पहलू सामाजिक और आर्थिक जीवन का युक्तिकरण है। वेबर ने तर्क दिया कि जैसे जैसे समाज तेजी से तर्कसंगत होता जा रहा है, व्यक्ति और संस्थान संचालन के अधिक पूर्वानुमानित, गणना योग्य और कुशल तरीकों की ओर स्थानांतरित हो रहे हैं। यह युक्तिकरण शासन, कानून और महत्वपूर्ण रूप से अर्थव्यवस्था सहित जीवन के विभिन्न क्षेत्रों तक फैला हुआ है। आर्थिक प्रगति के संदर्भ में मोहभंग एक बहुआयामी भूमिका निभाता है। आइए कुछ ऐसे तरीकों का पता लगाएं जिनसे वेबर की मोहभंग की अवधारणा आर्थिक विकास को प्रभावित करती है। आर्थिक संस्थानों में नौकरशाहीकरण और युक्तिकरण।
वेबर ने तर्क दिया कि मोहभंग की प्रक्रिया नौकरशाही संरचनाओं और तर्कसंगत आर्थिक संस्थानों के उदय की ओर ले जाती है। मोहभंग वाले समाज में आर्थिक गतिविधियां नियमों, विनियमों और औपचारिक प्रक्रियाओं के अधीन हो जाती है। नौकरशाही संगठन आर्थिक मामलों में प्रमुख खिलाड़ी के रूप में उभरते हैं, जो आर्थिक लेनदेन में व्यवस्था और पूर्वानुमेयता की भावना लाते हैं। नौकरशाही युक्तिकरण की दिशा में यह बदलाव आर्थिक समन्वय को सुविधाजनक बनाता है, अनिश्चितता को कम करता है और निवेश और उद्यमिता के लिए अनुकूल माहौल को बढ़ावा देता है। नौकरशाही संरचनाएं दक्षता और जवाबदेही पर जोर देकर अधिक संगठित और स्थिर आर्थिक प्रणाली की स्थापना में योगदान करती है। कट्टर नीति और पूंजीवाद की भावना। प्रोटेस्टेंट कार्य नीति पर वेबर की प्रसिद्ध थीसिस कुछ प्रोटेस्टेंट मान्यताओं और पूंजीवादी आर्थिक भावना के विकास के बीच संबंध प्रस्तुत करती है। उन्होंने तर्क दिया कि कड़ी मेहनत, अनुशासन और जीवन के प्रति तर्कसंगत दृष्टिकोण पर केल्विनवादी जोर ने धन के संचय में योगदान दिया। इस संदर्भ में मोहभंग में समाज के नैतिक मूल्यों में परिवर्तन शामिल है। जादुई और रहस्यमय मान्यताओं का परित्याग एक ऐसे विश्व दृष्टिकोण के लिए जगह बनाता है जो परिश्रम, मितव्ययिता और व्यवस्थित श्रम को महत्व देता है, ऐसे गुण जो आर्थिक सफलता के लिए अनुकूल है। वेबर द्वारा उल्लिखित मोहभंग प्रक्रिया इस प्रकार पूंजीवाद की भावना के पनपने का मार्ग प्रशस्त करती है। बाजार युक्तिकरण और आर्थिक गणना। जैसे जैसे मोहभंग बढ़ता है, व्यक्तिगत संबंधों और अनौपचारिक आदान प्रदान की विशेषता वाले पारंपरिक बाजार अधिक तर्कसंगत और गणना योग्य आर्थिक प्रणालियों का मार्ग प्रशस्त करते हैं। वेबर ने एक ऐसे बाजार के उद्भव पर प्रकाश डाला जहां वस्तुओं और सेवाओं का मूल्यांकन मूल्य, गुणवत्ता और दक्षता जैसे वस्तुनिष्ठ मानदंडों के आधार पर किया जाता है। तर्कसंगत बाजार प्रणाली की ओर यह बदलाव आर्थिक पारदर्शिता को बढ़ाता है और संसाधनों के अधिक कुशल आवंटन को प्रोत्साहित करता है। खरीदार और विक्रेता गणनात्मक मानसिकता के साथ लेनदेन में संलग्न होते हैं, जिससे अधिक प्रतिस्पर्धी और गतिशील आर्थिक वातावरण बनता है। तकनीकी प्रगति और औद्योगीकरण। मोहभंग का तकनीकी प्रगति और औद्योगीकरण के उदय से गहरा संबंध है। जैसे जैसे समाज वैज्ञानिक विश्व दृष्टिकोण अपनाता है, तकनीकी नवाचार और उत्पादन प्रक्रियाओं में तर्कसंगत सिद्धांतों के अनुप्रयोग पर अधिक जोर दिया जाता है। औद्योगीकरण आर्थिक प्रगति की एक पहचान, उत्पादन के व्यवस्थित और तर्कसंगत तरीकों की ओर मोहभंग से प्रेरित बदलाव से प्रेरित है। दक्षता और बढ़ी हुई उत्पादकता की खोज आर्थिक प्रयासों का केंद्र बन जाती है, जो समग्र आर्थिक विकास में योगदान देती है। आर्थिक जीवन का धर्मनिरपेक्षीकरण। मोहभंग वाले समाज में आर्थिक गतिविधियां तेजी से धर्मनिरपेक्ष हो जाती है, धार्मिक या रहस्यमय प्रभावों से अलग हो जाती है। आर्थिक और धार्मिक क्षेत्रों का यह पृथक्करण आर्थिक निर्णय लेने के लिए अधिक उद्देश्यपूर्ण और व्यावहारिक दृष्टिकोण की अनुमति देता है। आर्थिक जीवन का धर्मनिरपेक्षीकरण एक विविध और बहुलवादी आर्थिक परिदृश्य के निर्माण में योगदान देता है, जहां विभिन्न धार्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के व्यक्ति धार्मिक हठधर्मिता से बाधित हुए बिना भाग ले सकते हैं। यह समावेशिता मानव पूंजी और उद्यमशीलता क्षमता के व्यापक पूल का उपयोग करके आर्थिक विकास को बढ़ावा देती है। जबकि वेबर द्वारा उल्लिखित मोहभंग कई सकारात्मक पहलुओं को सामने लाता है, जो आर्थिक प्रगति में योगदान करते हैं। इस अवधारणा से जुड़ी संभावित चुनौतियों और आलोचनाओं को स्वीकार करना महत्वपूर्ण है। अर्थ की हानि और अलगाव। आलोचकों का तर्क है कि दुनिया से मोहभंग होने से अर्थ की हानि और अलगाव की भावना पैदा हो सकती है। पारंपरिक मान्यताओं और मूल्यों की अस्वीकृति के परिणामस्वरूप व्यक्ति अपनी सांस्कृतिक जड़ों से कटा हुआ महसूस कर सकते हैं, जो संभावित रूप से उनकी भलाई और संतुष्टि को प्रभावित कर सकता है। पर्यावरणीय चिंता।
मोहभंग से प्रेरित आर्थिक गतिविधियों का युक्तिकरण पर्यावरणीय स्थिरता की कीमत पर दक्षता और उत्पादकता को प्राथमिकता दे सकता है। आलोचकों का तर्क है कि अत्यधिक तर्कसंगत आर्थिक प्रणाली औद्योगीकरण और संसाधन शोषण के दीर्घकालिक पारिस्थितिक परिणामों की उपेक्षा कर सकती है। सामाजिक असमानता। आर्थिक संस्थानों के युक्तिकरण से हमेशा न्यायसंगत परिणाम नहीं मिल सकते हैं। नौकरशाही संरचनाएं और बाजार तंत्र यदि सावधानीपूर्वक विनियमित नहीं किए गए तो सामाजिक असमानताओं में योगदान कर सकते हैं। मोहभंग की प्रक्रिया में ऐसे उपाय शामिल होने चाहिए जो संसाधनों और अवसरों का उचित वितरण सुनिश्चित करें। निष्कर्षतः मैक्स वेबर की मोहभंग की अवधारणा का आर्थिक प्रगति पर दूरगामी प्रभाव है। जैसे जैसे समाज जादुई और रहस्यमय विश्व दृष्टिकोण से अधिक तर्कसंगत और वैज्ञानिक प्रतिमानों की ओर संक्रमण करता है, आर्थिक संस्थान मूल्य और व्यवहार परिवर्तनकारी परिवर्तनों से गुजरते हैं। मोहभंग द्वारा सुगम आर्थिक जीवन का युक्तिकरण संगठित, कुशल और गतिशील आर्थिक प्रणालियों की स्थापना में योगदान देता है। मोहभंग और आर्थिक प्रगति के बीच परस्पर क्रिया जटिल और बहुआयामी है। जबकि मोहभंग पूंजीवाद, औद्योगीकरण और तकनीकी नवाचार के विकास के लिए आधार तैयार करता है, अर्थ की हानि, पर्यावरणीय गिरावट और सामाजिक असमानता जैसी संभावित चुनौतियों पर विचार करते हुए इसके परिणामों की गंभीर रूप से जांच करना आवश्यक है। इग्नू में मेरे अध्ययन के संदर्भ में वेबर की मोहभंग की अवधारणा की यह खोज आर्थिक विकास के समाजशास्त्रीय आयामों में मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। यह संस्कृति, विश्वास प्रणालियों और आर्थिक संरचनाओं के बीच जटिल संबंधों पर प्रतिबिंब को प्रेरित करता है, जो समकालीन आर्थिक परिदृश्य को आकार देने वाली जटिल ताकतों की गहरी समझ को बढ़ावा देता है।